हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर को भी करते चले जा रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोग यहाँ तक रीड कर चुके थे। तो आज पार्ट 2 है, उसी चैप्टर 7 है इतिहास का, कक्षा 7 का। तो आज उससे आगे के वीडियोस देखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यह पूरी तरह समझ में आएगी। नज़दीक से एक नज़र, कुछ उदाहरण बोला गया था, जो कि गोंडा लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंडा जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगी थी। और अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसी राख में ही फसल बो दी जाती है और यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है। तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। उसे स्थानांतरीय के रूप से नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, यानी एक केंद्रीयकृत हो रही थी, यानी आपस में मिल रही थी। राज्यों गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः हर जो गोंड थे वह किसी यह पुनः 84 गांवों के इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। और 84 का उपज विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनाए जाते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित होते गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंडा राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जो इस तरह से क्या हुआ कि वह गोंड जो जनजाति थी वह और भी अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। वीर नारायण के नाम पर ही शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया, जिससे क्या हुआ कि रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह से उसका जो हुआ था पतन हो गया था। एक नक्शेकारी दरवाज़ा गोंडा जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में यह दरवाज़ा बनाया गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों गोंडा को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथियाँ ली।
हथियार लिए और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुलंदों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। उसके बाद आते हैं दूसरा उदाहरण अहोम जनजाति का। अहोम जनजाति। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो जो कि 1523 और कोच होजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अगेन्य शास्त्रों का इस्तेमाल किया गया और 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। कौन? अहोमो लोग। लेकिन अहोमो लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुबला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोमो राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जो अहोम थे वह बेगार पर निर्भर होते थे और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी अपने यहाँ से बेगार करने के लिए लोगों को भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया, यानी भेजा गया। इस प्रकार अहोमो कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरी समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में भी अमल लाए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजिता, जिन्हें खेल कहा जाता है। वहाँ दस्तकों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तक निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। और शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना किया करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी जाने लगी थी। शिव सिंह, जो कि 1714 से 1744 तक इनका शासनकाल रहा था, के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं के हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। नाट्यक्रम और प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। और बुर्नी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। इतिहास को सबसे पहले कृतियों को किस भाषा में? अहोम भाषा में लिखा गया था, यह याद रखिएगा। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी चीज़ों से? तो जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों को अनुकूलन
और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कलाकार में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह से वे राजनीतिक रूप में ताकतवर होते गए और उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अयंत्र है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मंगोल, अपने एटलस में मंगोल ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था और अपनी मृत्यु के समय, जब उनकी मृत्यु हुए थे 1227 में, वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक थे और उनके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व खास बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोल के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और यह विभिन्न जातियां और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित हुआ करती थी। तो इस तरह से थे चैप्टर 7 जो कि हम लोग रीड कर चुके, और इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें ताकि मुझे भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिले। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।